Hello learners, in this video we will discuss about the accounting concepts and conventions. First of all, we will discuss about the GAAP. GAAP stands for Generally Accepted Accounting Principles. वो सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स रेगुलेशंस जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग एंट्रीज को इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं उन सभी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें गैप के थ्रू प्रोवाइड की गई है। एंड अगर हम गैप को देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर कि वो वाले रूल्स और रेगुलेशन जो फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई होते हैं तो हम उसको कहते हैं IFRS मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पर उनको एक्सेप्टेंस है। एंड अगर हम गैप की बात करें एट द इंडिया लेवल और नेशनल लेवल पर, देन हमारे पास है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे इंडिया में अप्लाई होते हैं। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सेम है, प्रिपेयर किए गए हैं इन द लाइन ऑफ IFRS। तो पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट में कौन सी स्टैंडर्ड आई थी। फर्स्ट आए थे हमारे पास द कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी थी, उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए थे विच इज़ इन चार्ज ऑफ रिलीजिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन्होंने रिलीज़ क्या किया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई होते थे। The IASC decide the preferred accounting practices worldwide and encourage the worldwide acceptance. There are 41 international accounting standards and now IFRS and SOX Act gain more importance which came up from USA GAAP and UK GAAP। मीन्स दोनों के कंबाइन में देखें USA एंड UK के गैप को कंबाइन कर दिए तो देन हमारे पास क्या निकल के आया था IFRS। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई होता है। बट अगर हम बात करते हैं इंडिया लेवल पर देन हमारे यहाँ पर क्या अप्लीकेबल होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस की टर्म में। हमारे पास है अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस इवॉल्व out of the practices and procedure followed by different countries and later on established by international statutory accounting bodies like the Institute of Chartered Accountant of India, the Institute of Chartered Accountant of England and Wales etc। इन सभी ने मिलकर क्या बनाए थे अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे कि कैसे हमने किस ट्रांजेक्शन को कैसे ट्रीट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें कौन कौन सी वो आइटम आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन सभी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड की गई थी थ्रू दी अकाउंटिंग कंसेप्ट। ऑन दी अदर हैंड साइड इफ वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग कन्वेंशंस और प्रैक्टिसेस, इसका क्या मीनिंग है are basically assumptions and expected to be followed while preparing the financial statements। इसमें हमारा आ जाता है कि वो सारी assumption जिसको बेस मान के हम अपना आगे कंपनी की जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मेंटेन करते हैं। जैसे कौन से वो आइटम है जिसको डिस्क्लोज करके चलना है, किन किन आइटम को हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है, कौन सी आइटम है जिसको हम हाइड कर सकते हैं। और इन सभी से अलावा अगर हम देखें कि कैसे हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमारे पास उस एंट्री का उस ट्रांजैक्शन का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, एविडेंस अवेलेबल होगा। जैसे हमारे एग्जांपल है कि मान लीजिए कि बिजनेसमैन कह रहा है कि हम इस एंट्री को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमने गुड्स परचेज किए हैं 5 लाख की, देन उस एंट्री को रिकॉर्ड करने के पहले हम देखेंगे कि उस एंट्री का उस ट्रांजैक्शन का हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, क्या उसका इनवॉइस है, बिल है हमारे पास, अगर तो है देन हम उस एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। तो ये सभी तरह की डिटेल हमें कहाँ से मिलती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस के थ्रू। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। देन हम इन सभी की डीपली एक्सप्लेनेशन करते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस का क्या मीनिंग है। Firstly, we will discuss about the accounting concept. There are different kinds of accounting concept like business entity, money measurement concept है, going concern concept है, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा लेके चलना है, कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रियलाइजेशन का क्या मीनिंग है, अक्रूवल बेसिस पर क्या होता है, मैच कैसे करेंगे दोनों एंट्रीज को, ड्यूअलिटी कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। इन सभी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें दी गई है थ्रू दी अकाउंटिंग कंसेप्ट। इसको हम रूल रेगुलेशंस भी मान सकते हैं।
और अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, देन इसमें हमारा आ जाता है मटीरियलिटी। कैसे हम आइटम को डिस्क्लोज करके चलेंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एडिक्वेट होगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन इमटेरियल है उसको शो नहीं करना है। कंजर्वेटिज्म का क्या मीनिंग है इन द सेंस ऑफ काउंट। कंसिस्टेंसी क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर किसे कहते हैं, मीन्स कौन से वो इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें फुली ही डिस्क्लोज करना है। उन सभी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड की गई है थ्रू दी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। सो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसमें हम क्या मान के चलते हैं, बिजनेस एंड एंटिटी, दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स। मीन्स बिजनेस जो हम कर रहे हैं, एंटिटी मीन्स ओनर, बिजनेस और ओनर, दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स। इन सभी को हम कंबाइन नहीं करना है। बिजनेस के जितने भी हमारे पास इनकम एक्सपेंस होंगे वो सभी अलग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और ओनर के जितने भी एक्सपेंस हो गए, पर्सनल यूजेस के लिए उसने एक्सपेंडिचर किया है, इनकम जनरेट की है, उन सभी को अलग में वो शो करके चलेगा। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल क्या है, बिजनेस को अलग मान के चलना है एंड ओनर को अलग मान के चलना है। तो बस इस लाइन को अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अकाउंटिंग को एप्लीकेबल करने में। अकाउंट्स कैन बी केप्ट ओनली फॉर एंटिटीज़। हम कह के चले हैं कि हम अकाउंट्स जितने भी बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एंटिटीज़ के लिए ही बनाएंगे, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद दीज एंटिटीज़। एग्जाम्पल क्या है, सोल प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप फॉर्म है और कंपनी है। वो वाले पर्सन जो इन सभी तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस को चला रहे हैं, ओनर है, उसका पार्टनर है, जो कंपनी के डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, इन सभी को हम बिजनेस से अलग मान के चलेंगे। ओके, बिजनेस को अलग लेंगे और जितने भी उसमें पर्सन है, काम कर रहे हैं, एसोसिएटेड है बिजनेस के साथ, उन सभी को अलग में ट्रीट करेंगे। देन हमारे पास क्या है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल विद विच डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हैज इवॉल्व्ड। तो इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास डबल एंट्री का कंसेप्ट आ रहा है। जैसे कॉइन के टू साइड्स हैं, उसी तरह से हर ट्रांजैक्शन के, हर इवेंट के हमारे पास टू साइड्स अवेलेबल होंगे। तो उसी तरह से हमें रिकॉर्ड करना है एंट्रीज को। देन है हमारे पास अकाउंट्स नीड टू बी मेंटेन्ड सेपरेट फ्रॉम ओनर एंड प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। मीन्स हम मान के चलते हैं कि वो वाला पर्सन जिसने बिजनेस को स्टार्टअप किया है वो ओनर है उसका, एंड उसी पर्सन ने बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट की है। तो हम जब अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो उसमें हम क्या मान के चलेंगे कि ओनर अलग पर्सन है एंड वो वाला पर्सन जिसने कैपिटल प्रोवाइड की है वो एक सेपरेट थिंग है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल लॉजिक देन यू नो 30% ऑफ काउंटिंग। अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है देन आपका 30% ऑफ काउंटिंग का जो पोर्शन है वो कंप्लीट है। मीन्स मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूज़न अराइज इसी पॉइंट पर होती है कि बिज़नेस को कैसे ट्रीट करेंगे, ओनर को कैसे ट्रीट करेंगे। तो हम सिंपल मान के चल रहे हैं कि बिज़नेस के जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे उनको बिज़नेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, एंड वो सभी एक्सपेंसेस जो ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किए गए होंगे, पर्सन के अपनी इनकम होगी, तो उन सभी को अलग में ट्रीट करेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि राम पर्सन है जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया है मोबाइल का। ओके, तो उस केस में उसने मोबाइल का रॉ मटेरियल परचेज किया है, और सेकंड एक्सपेंस क्या है, उस पर्सन को इनकम हो रही है थ्रू देयर ओन लैंड। उस पर्सन की अपनी लैंड है, वहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो इस केस में हम किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है या फिर जो उसकी इनकम हो रही है थ्रू दी लैंड, किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, रॉ मटेरियल परचेज किया, इट मीन्स वो तो रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए हो गया, तो ये तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, तो इसको तो हम डेफिनेटली रिकॉर्ड करके चलेंगे। ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द इनकम विच राम हैव अर्न फ्रॉम द लैंड, देन वो लैंड हो सकता है उस पर्सन की अपनी हो, मीन्स उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वहाँ से उसे कोई इनकम आ रही है, देन उस इनकम को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो उसकी पर्सनल इनकम है। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन द बिजनेस एंड ओनर।
अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है देन ही आप प्रोसीड करिए फर्दर। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन आप इसको फिर से रीड अप करिए। देन हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को थ्रू दी हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे हम देख सकते हैं बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम दी ओनर। बिजनेस के जितने भी कैश है एक्सपेंसेस है उन सबको अलग में ट्रीट करना है, और ओनर के जितने भी कैश है एक्सपेंस है उन सबको अलग में ट्रीट करेंगे। ओके, देन हमारे पास है टाइप ऑफ एंटिटीज़। जैसे तो ये वाला टॉपिक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप भी होती है, पार्टनरशिप फॉर्म भी होती है, कंपनीज भी होती हैं। तो अभी हम इन सभी की एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की है, शिवा एंड कंपनी ने अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो उस इंडिविजुअल पर्सन ने सेपरेटली स्टार्टअप किया है तो वो क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटर हो गया। देन अगर हम बात करें पार्टनरशिप फॉर्म, मीन्स बहुत सारे पर्सन कंबाइन हमारे पास आए हैं, मोर देन 2 पार्टनर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देन वो क्या बना सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें वो सभी काम कर सकते हैं। देन हमारे पास है प्राइवेट कंपनी, मीन्स वो वाला पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी इनकम को, जहाँ अपने ही सोर्स ऑफ इनकम को इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, उसका सारे का सारा जितना भी उसका शेयर का कैपिटल का पोर्शन होगा वो सारा इंडिविजुअल पर्सन और प्राइवेट पर्सन का होगा। बट अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी में तो इसमें क्या होता है, पब्लिक कंपनी में मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। मीन्स गवर्नमेंट इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उनका भी इसमें इंटरेस्ट होता है तो उसको हम पब्लिक कंपनी कह के चलते हैं। देन इसकी हमारी एग्जांपल है पब्लिक कंपनी की हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, वो हमारी एग्जांपल है पब्लिक कंपनी की। देन हम बात करेंगे क्लोजली हेल्ड कंपनी, मीन्स अ पब्लिक कंपनी इन विच शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड बट शेयर्स आर हेल्ड मोर देन 50%। इसमें भी वही हमारा पॉइंट कंसीडर हो रहा है कि इसमें क्या है 50-50 पोर्शन है, मोर देन 50% हो सकता है पब्लिक कंपनी का है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मीन्स हमने उसको हेल्ड ही करा है अगर हमारा मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स इसमें इन्वॉल्व है। देन आ गया ट्रस्ट है, कोई भी ट्रस्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी सोसाइटी है हमारे पास, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो काम करते हैं फॉर दी सर्विसेज वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी। देन वो सभी एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, वन मैन क्रॉप है। देन हमारे पास एनी अदर लीगल एंटिटी है, एचयूएफ है। देन वो क्या आगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जॉइंटली वो कंबाइन हुए हैं ताकि वो एक सेपरेट बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, देन उसकी एग्जांपल है। ये वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम वैसे ही कवर अप कर रहे हैं कि अगर हमें कोई सोल प्रोप्राइटर का पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग पूछे तो हम उसको एक ना एक एग्जाम्पल दे सकें। देन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसका भी नाम ही हमें स्टैंड करे कि क्या मीनिंग होगा। मीन्स इसमें मेजरमेंट का यूनिट, किसी भी चीज़ को मेज़र करना है उसके मेज़र करने के लिए हम क्या अप्लाई करें, मनी को। जैसे इसकी पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं फिर रीड अप करते हैं। सपोज करिए कि हम कह रहे हैं कि हमने मशीनरी परचेज़ की है। देन हम एज अ अकाउंटेंट उससे पूछेंगे ना कि मशीनरी परचेज़ की है, तो ओके फाइन, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। देन आप इसके बताइए मनी वैल्यू क्या है, मशीनरी कितने की है, 1 लाख की है, 2 लाख की, 5 लाख की, तभी तो एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे ना। तो ये क्या हो गया कि मशीनरी तो परचेज की है, वो तो एसेट है, उसको मेजर किसके साथ करेंगे, थ्रू दी हेल्प ऑफ मनीटरी टर्म। मीन्स मनी में उसकी कितनी वैल्यू है उसके थ्रू हम उसको मेजर करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मीन्स वो वाले ट्रांजेक्शन जिसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई दोज ट्रांजेक्शन, देन हम उसको मेजर करेंगे थ्रू दी मॉनेटरी टर्म। ओके, रिकॉर्ड शुड बी मेड ओनली ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। मीन्स नॉन मॉनेटरी टर्म्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली मॉनेटरी टर्म को रिकॉर्ड करेंगे। मॉनेटरी टर्म मीन्स करेंसी वैल्यू कितनी है, डॉलर में कितनी वैल्यू है, रुपीज़ में कितनी वैल्यू है, उन सभी को कंसीडर करेंगे। अगर हम बात करें नॉन मॉनेटरी टर्म, जैसे हम कह सकते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो लॉयल है, वो ऑनेस्ट है, तो इन सभी को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऑनेस्टी को कितने रुपीज़ देंगे, ये कोई है बात, नो। तो इस तरह से नॉन मॉनेटरी टर्म को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मॉनेटरी टर्म को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल है, सोल प्रोप्राइटर हैड 40 टेबल्स एंड चेयर्स,
and this cannot be recorded unless a value of furniture is known as monetary term. ओके, वही एग्जाम्पल है कि मान के चलते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटर है, उसके पास 40 टेबल्स एंड चेयर्स हैं, तो इस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज इट, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू तो पता ही नहीं है. 40 टेबल्स और चेयर्स कितने रुपीज़ के हैं वो तो पता होनी चाहिए ना. 50,000 के हैं, 60,000 के, तभी हम रिकॉर्ड करेंगे. ओके, तो जब कोई भी इवेंट और ट्रांजैक्शन है उसको हम जब उसकी मेजरमेंट यूनिट थ्रू दी मनी वैल्यू में देखते हैं कि कितनी वैल्यू है, देन हम उसको कहते हैं वो क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है. सेकंड एग्जांपल है वेरी फेमस इंडियन एग्जांपल, रामा किल्ड रवाना, कैन दिस बी अकाउंटेड. मीन्स हम मान के चल रहे हैं कि पर्सन ने दूसरे पर्सन को मार दिया है. ओके, तो ये क्या है, अकाउंटेड है, इसको रिकॉर्ड करेंगे, नो. देन हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल क्या है, माई वाइफ लव्स मी सो मच, कैन दिस बी अकाउंटेड, नो, क्योंकि ये क्या है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स हैं. अब भी नो. दिस इज फ्लॉ इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज इट डज नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन वैल्यूज. ओके, हम मान के चलते हैं कि ह्यूमन वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है, उसकी ऑनेस्टी को, उसकी लॉयल्टी को, उसके लव को, उसको फीलिंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उन सभी की मॉनेटरी टर्म में वैल्यू तो है ही नहीं. देन हमारे पास और क्या एग्जांपल है, देख लेते हैं. आई थिंक टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है. माई फादर इन लॉ गेव हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू स्टार्ट माई बिजनेस, कैन दिस बी अकाउंटेड, येस इफ़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ प्रोवाइडेड. ओके, और हम मान के चले कि मेरे फादर ने हमें प्रॉपर्टी दी है, पर्सनल प्रॉपर्टी दी है, उन्होंने मुझे दी है ताकि मैं बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकूँ. तो ये वाली एंट्री क्या है, इसको रिकॉर्ड करेंगे, येस डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, एसेट है. बट तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब उसकी वैल्यू नहीं पता है. मीन्स प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, ओके, उसकी कितनी वैल्यू है, 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, कितने की है, वैल्यू पता होगी तभी तो रिकॉर्ड करेंगे. तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की. देन हम देखते हैं, चलते हैं एक सिंपल स्लाइड के थ्रू कि इसमें हम क्या कंसिडर करें, बैलेंस कर रहे हैं बिटवीन द इवेंट और उनकी वैल्यू देख रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ रुपीज़. मीन्स जैसे हम कह रहे थे कि हमने प्रॉपर्टी ली है, ओके, फादर से हमें प्रॉपर्टी मिली है, तो उसको हम राइट हैंड साइड पर अगर रखते हैं प्रॉपर्टी को, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, उसकी वैल्यू. ओके, तो अगर दोनों साइड में हमारे पास कुछ ना कुछ पोर्शन अवेलेबल होगा तभी ये बैलेंस क्रिएट होगा. तो इसी को हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट है. देन अभी हम इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अदर एग्जाम्पल्स. अ नॉर्मल डाउट कम्स टू योर माइंड इन द फर्स्ट and fourth example in previous slide, how to get the value. We should not be taking the purchase value, but we should take the market value and the date of transferring the asset to the business. This is an exception to cost concept only in the case of transfer to another business. तो इस सभी में मान के चलें कि अगर हमारे पास परचेज वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो रही है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, मार्केट की वैल्यू. मार्केट में उस चीज़ की क्या वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे. जैसे हम कंसीडर करें एग्जांपल, शिवा स्टार्टेड हिज सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग बिजनेस विद हिज ओन प्रॉपर्टी. कॉस्ट प्राइस है $1 million एंड द मार्केट वैल्यू इज $1.5 million एंड फर्नीचर्स दी कॉस्ट प्राइस है 50,000 वर्थ मार्केट वैल्यू, तो 30,000 क्या है, यूएसए वैल्यू. इन दिस केस में क्या हो रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि कौन सी कंसीडर करें, उसकी कॉस्ट तो इतनी है, उस मार्केट में इतनी वैल्यू है. देन हम क्या मान के चलते हैं, यू कैन रिकॉर्ड द शिवास कैपिटल. हम क्या मान के चले हैं, हम जो मार्केटिंग में वैल्यू थी उसको कंसीडर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट है हमारे पास, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट में क्या थी, 1.5 मिलियन. देन उसके पास दूसरी क्या है, 30,000 क्या है, उसके फर्नीचर की वैल्यू है. देन इन सभी को हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं. ओके, तो बिल्डिंग हमारे पास 1.5 की थी मिलियन की. देन हमारे पास फर्नीचर थे $30,000 को. देन हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं. अगर हम इसी ट्रांजैक्शन को एक टी फॉर्म में देखें, लाइबिलिटी और एसेट में, एसेट में क्या आ रहा है, बिल्डिंग है उस पर्सन की 1.5 मिलियन की, उसको रिकॉर्ड कर दिया. फर्नीचर है उसके पास 30,000, उसको रिकॉर्ड कर दिया. दोनों का टोटल कितना हो गया, 1.5 30,000 हो गया. देन अगर हम लाइबिलिटी साइड जाएँ तो वहाँ पर क्या रिकॉर्ड करेंगे, शिवास कैपिटल.
मीन्स कितनी कैपिटल लेके वो बिजनेस को स्टार्टअप कर रहा है। तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, दोनों साइड्स इक्वल होगी तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम अराइज ही नहीं हुई। हम मेन के समझना चाहते हैं कि इस टाइम पर कन्फ्यूज़न होगी कि उसकी कौन सी वैल्यू को कंसीडर करें, परचेज को और मार्केट वैल्यू को। अगर उसकी वैल्यू नहीं भी अवेलेबल है, मार्केट में जितनी भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। मीन्स हर ट्रांजैक्शन के, हर इवेंट के दो साइड्स होते हैं। वो कैसे, उसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ओन बाय द कंसर्न इज इक्वल टू द क्लेम्स ऑन द एसेट्स। मीन्स हम मान के चले, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल को भी कंसिडर किया था कि दोनों साइड्स में जितना भी टोटल होगा वो इक्वल होगा। तो इसी तरह से मानेंगे कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ में हमारा और क्या पोर्शन आता है, प्लस ओनर्स इक्विटी। मीन्स ओनर ने जितनी भी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसका टोटल, प्लस लाइबिलिटी जितनी भी होगी। लाइबिलिटी कैन बी अ मीन्स शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, उन सभी का कॉम्बिनेशन। लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी किसके इक्वल होगी, एसेट्स के। जितना हमारा एसेट साइड का टोटल आएगा उतना ही हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आएगा। ओके, उसी तरह से हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। ओनर्स इक्विटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, देन हम क्या करेंगे, एसेट्स हमारा इसी तरफ से रह जाएगा, देन लाइबिलिटी जो है वो माइनस में आ जाएगी। मीन्स हमें फाइंड आउट करनी है ओनर की इक्विटी। तो जितना हमारे पास एसेट का टोटल है उससे जितनी लाइबिलिटी है वो माइनस करिए, एंड द लास्ट वन जो हमारे पास ओनर की इक्विटी होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। और लाइबिलिटी को हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं, जितना हमारा टोटल एसेट्स है उसमें से ओनर इक्विटी को माइनस करेंगे तो हमारा बाकी जो पोर्शन बचेगा वो क्या होगा, लाइबिलिटी का। तो अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमने किए। ये आपके लिए एक एग्जांपल है। इफ ओनर्स इक्विटी इज, मान के चलते हैं 6 लाख है, ओके, एंड लाइबिलिटीज है 4 लाख, देन द टोटल एसेट इज 10 लाख मान के चल रहे हैं। हम ये हमारे हैं एज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि अगर ओनर पर्सन है, उसने बिजनेस में इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं, उसकी वैल्यू 6 लाख, ओके। लाइबिलिटी है हमारे पास 4 लाख की, एंड हमारे पास जो टोटल एसेट्स है वो है 10 लाख। देन आप देख सकते हैं अगर हम ओनर इक्विटी को और प्लस करेंगे लाइबिलिटी को, वो भी 10 लाख हो रहा है, एसेट भी हमारे 10 लाख है। मीन्स दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इसी तरह से हम ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं कि हम जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे उन सभी का जो लास्ट में टोटल वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट कंसेप्ट है। मीन्स हम कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एसेट्स आर ऑलवेज शोन एट देयर कॉस्ट एंड नॉट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। मीन्स जब भी हम एसेट को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसकी कॉस्ट क्या पड़ी हमें उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, हर टाइम हम उसकी मार्केट वैल्यू नहीं देख सकते क्योंकि मार्केट में कभी वैल्यू बढ़ रही है कभी कम हो रही है, नो, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, अ लैंड परचेज फॉर ₹5 लाख विल बी रिकॉर्डेड ओनली एट ₹5 लाख इवन तो मार्केट वैल्यू में बी लोअर सेज ₹4 लाख और हायर ₹6 लाख देन द कॉस्ट प्राइस पर ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आप एग्जाम्पल लेके चलें कि ए पर्सन ने रिकॉर्ड लैंड परचेज की है, ओके, उसकी वैल्यू है 5 लाख है, बट हमने जब मार्केट में देखा तो उसकी वैल्यू 4 लाख होगी, चाहे नेक्स्ट ईयर देखा तो उसकी वैल्यू 6 लाख होगी, बट हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख, क्योंकि जब हमने परचेज की थी तब हमने कितने पैसे दिए थे, 5 लाख। ओके, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ लैंड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, you are acquiring a business for $1 million and its value as per the books is 0.8 million. Then the difference of 0.2 million is termed as goodwill and you should record the assets and liability at the price you have paid for the business, that is 1 million. ओके, हम क्या मान के चलें कि अगर हम मान के चलें कि हमने बिजनेस, किसी और पर्सन का बिजनेस है जो एक्वायर किया है, लिया है, मिलियंस में लिया है, यूएसए डॉलर में उसकी वैल्यू है, हम उसकी वैल्यू में देखें, हमने उसका जो बिज़नेस लिया था वो लिया था 1 मिलियन में, ओके। तो उसमें अगर हमने मार्केट में जाके उन सभी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू देखी तो वो कितनी हुई थी, 0.8 मिलियन। देन बाकी का पोर्शन कहाँ गया, 0.2 मिलियन किसके लिए उन्होंने, वो क्या होगी, उसकी गुडविल, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उस कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन थी,
तो 0.2 मिलियन हो गए उसकी गुडविल के, 0.8 जो वैल्यू है वो होगी उसकी एसेट लायबिलिटीज़ की वैल्यू होगी। देन इस तरह से हम मान के चल रहे हैं कि जो भी चीज़ को हम जब भी परचेज कर रहे हैं उस टाइम पर हमें कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं, उस उतना ही अमाउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड। कौन सा वो अकाउंटिंग पीरियड जिसको कंसीडर करेंगे ताकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। तो इसमें हमारा आ जाता है अकाउंटिंग मेजर्स एक्टिविटी फॉर स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, यूजली अ ईयर। मीन्स हम एक ईयर में मान के चलते हैं कि जितने भी हमारे इनकम, एक्सपेंसेस, ऐसे लायबिलिटीज अगर हो रहे हैं उन सभी को रिकॉर्ड करेंगे। बट ईयर में भी प्रॉब्लम आई। ईयर कौन सा फॉलो करना है, कैलेंडर ईयर फॉलो करना है, फिजिकल ईयर फॉलो करना है, कौन सा करना है। चूजिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज द एंटिटी चॉइस, बट देयर आर लीगल रूल्स लाइक कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट विच प्रिस्क्राइब द पीरियड इन विच द एंटिटी हैज़ टू रिपोर्ट टू देम। मीन्स कंपनी एक्ट में भी बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन दी गई हैं कि कौन सा अकाउंटिंग पीरियड को हम फॉलो करना है, इनकम टैक्स के थ्रू भी दिए गए हैं। तो इन सभी के द्वारा जो भी रूल्स दिए गए हैं उस टाइम ड्यूरेशन के विद इन हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं एंड अल्टीमेटली जितना भी हमारा प्रॉफिट बने उसके ऊपर जितना टैक्स है उसको पे अप करना होता है विद इन अ टाइम लिमिट में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, remember still entities can have different accounting period for their own internal management reporting। हम तो कह रहे हैं कि ये क्या है, एक्सटर्नल बॉडीज़ हैं, ओके। तो उनको रिपोर्ट करने के लिए हमारी जितनी भी टाइम ड्यूरेशन है वो उन्हीं के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें कि हमारे मैनेजमेंट के इंटरनल हम पर्सन है उनको रिपोर्ट करना है तो वो तो हमारा अपना टाइम पीरियड है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि हम अकाउंटेंट है, ओके, तो हमें रिपोर्ट करना है ओनर को। ओनर हमसे डिटेल मांग रहे हैं तो हम उस केस में अपना टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि हम क्वार्टर वाइज उनको रिकॉर्ड देंगे या फिर आफ्टर 3 मंथ देंगे, 2 मंथ देंगे, हाफ ईयरली देंगे। तो इसी तरह से वो टाइम लिमिट हम खुद सेट कर सकते हैं। बट अगर हमें एक्सटर्नल बॉडी को देना है देन उस केस में हम जितने भी उनके रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे। अ कंपनी इन इंडिया कैन हैव 4 company law purpose Jan December year and income tax purpose April to March year for the own internal reporting July to June year. They note the entity cannot change their accounting period without getting proper approval only in case of Companies Act and not possible with income tax authority। मीन्स वो अप्रूवल तो ले सकते हैं कंपनीज एक्ट के थ्रू बट इनकम टैक्स अथॉरिटी से वो अप्रूवल नहीं ले सकते। नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड हम कौन सा कंसीडर करेंगे, 1 अप्रैल से कंसीडर करेंगे एंड 31 मार्च तक हम लेके चलते हैं। मीन्स हम जैन से लेकर दिसंबर तक का कंटिन्यू नहीं करते, 1 अप्रैल से कंसीडर करते हैं एंड 31 मार्च तक लेके चलते हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे 12 मंथ बनते हैं एंड इस टाइम ड्यूरेशन में जितने भी एक्सपेंसेस इनकम होंगे उन सभी के हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं एंड देन रिपोर्ट करना है अथॉरिटीज़ को। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू रियलाइजेशन। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेवेन्यू कैसे रियलाइज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे हम रेवेन्यू को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी को हम बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही अच्छे वे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। इसमें हमारा आ जाता है इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द रेवेन्यू आर अर्न्ड। मीन्स वो वाला टाइम ड्यूरेशन जब हमें लग रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो हमें अर्न होगी, देन उस टाइम ड्यूरेशन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी हम एग्जांपल भी लेके चलते हैं, देखते हैं वो क्या है। द सेल इज कंसिडर्ड टू हैव टेकन प्लेस ओनली व्हेन ईदर द कैश इज रिसीव्ड और सम थर्ड पार्टी बिकम्स लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड और रियलाइज्ड। Realization is assumed to occur when the seller receives cash or a claim to cash in exchange for goods or services। इसमें हम एग्जांपल मार के चलते हैं कि यहाँ सेल इनवॉइस है फॉर ₹1 मिलियन और क्रेडिट नोट है ₹15,000 रिसीव्ड है हमारे पास। तो हम इस एग्जांपल को, चलिए ये तो थोड़ी अपर लेवल की हुई, हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि हमारा बिजनेस है, अमेज़ोन पर बिजनेस है, ओके। हम स्मॉल मटेरियल में डील करते हैं
जैसे क्लोथ्स में डील करते हैं। तो इस केस में हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमने सेल की है कस्टमर को, ओके, और हमने जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके डिलीवर प्लेस पर डिलीवर होने के लिए भेज दिया है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं को इस केस में हमें पता है कि हमारी जो सेल है वो टेक प्लेस हो गई है, मीन्स सेल्स तो हमारी होगी ही होगी, इधर दी कैश रिसीव्ड, या फिर हमें पता है कि हमें कैश अभी मिल जाएगा या 2 दिन के बाद मिलेगा, या फिर हमें ये भी पता है कि हमारा जो मटेरियल हमने डिलीवर कर दिया है उस पर्सन के डिलीवरी प्लेस तक कल तक वो पहुंच जाएगा। देन वो वाला पर्सन लायबल होगा हमारी पेमेंट के रिगार्डिंग। देन उस टाइम ड्यूरेशन को ही हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मीन्स मान के चलिए कि आज हमारे पास है 10 सितंबर, देन 10 सितंबर है तो हमने अपना मटेरियल जो है वो सेंड कर दिया है, ओके, ट्रांसपोर्ट कर दिया है कस्टमर को। देन उसको रिसीव होगा 11 सितंबर को। देन अभी हम मान के चलते हैं कि 10 सितंबर को ही हमारी सेल होगी, क्योंकि मेरे से तो मटेरियल चला गया ना, अभी तो वो वाला पर्सन लायबल होगा जब उसको मटेरियल मिल जाएगा। तो इसी टाइम ड्यूरेशन को हम मान के चलते हैं ये कि हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट है। मीन्स 10 सितंबर को ही हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल हो जाएगी, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट, कि हम रियलाइज़ करें कि कल को मेरी पेमेंट हो जाएगी और थर्ड पार्टी लायबल होगी टूवर्ड्स दी मी, ओके। तो इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया है देन हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है देन आप इसको फिर से रीड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग का नाम ही डोनेट कर रहा है कि 2 थिंग्स को हमें मैच करके चलना है। जैसे व्हेन एन इवेंट अफेक्ट्स बोथ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस द इफेक्ट ऑन ईच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जर्नी एम्प्लॉय सैलरी आर पेड फॉर द प्रीवियस मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे हम आगे चलते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है पूरा मंथ काम करते हैं तो हम उसको उस मंथ में पेमेंट नहीं करते हैं, नेक्स्ट मंथ है, जैसे मान के चलिए सितंबर में वो काम कर रहा है, ठीक है, तो अक्टूबर आ गई है, मान लीजिए 1 अक्टूबर को हमने उसको पेमेंट की है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हो क्या रहा है, जर्नल एम्प्लॉयज सैलरीज आर पेड फॉर द प्रीवियस मंथ। सितंबर की सैलरी दे रहे हैं उसको एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 1 अक्टूबर को हम सितंबर की सैलरी उसे दे रहे हैं, ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास बट दे हैव rendered their services to produce goods and sold and sales revenue is recognized in the previous month। बट उसने जितनी भी सर्विसेज दी थी वो तो पिछले मंथ की थी, मीन सितंबर में दी थी, बट हम उसको पेमेंट कब कर रहे हैं, अक्टूबर में कर रहे हैं। सो टू मैच द कॉस्ट विद द रेवेन्यू अर्न वी नीड टू मेक प्रोविजन फॉर सैलरीज इन प्रीवियस मंथ इटसेल्फ। हम क्या मान के चले कि हमने पिछले मंथ से ही प्रोविजन रखनी स्टार्ट कर दी थी कि येस वो वाला पर्सन आ रहा है, एम्प्लॉयज़ हमारा काम कर रहा है, तो हम सितंबर मंथ की उसको सैलरी देंगे। तो इस टाइम ड्यूरेशन पर हमने पैसे को सेव करना स्टार्ट कर दिया था, और जब हमारा सितंबर का मंथ पूरा हो गया देन हमने उसको पेमेंट कर दी। तो इस केस में क्या है, जो भी हमारी कॉस्ट थी, कॉस्ट तो हमें अभी पड़ रही थी ना, कॉस्ट तो हमें सितंबर में भी पड़ रही थी कि उस पर्सन को हमने हायर किया है, सैलरी देनी है, तो उसी मंथ में हमें रेवेन्यू भी हो रहा था। रेवेन्यू क्या था, इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस ऑफ गुड्स, वो हमारे लिए मटेरियल तैयार कर रहा था जहाँ कोई और सर्विसेज दे रहा था, देन वो हमारा रेवेन्यू था। रेवेन्यू भी हमारा सितंबर का ही था और हमारी कॉस्ट भी सितंबर की थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को क्या किया है, मैच किया है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर जैन दिसंबर वेयर एज योर अकाउंटिंग पीरियड क्लोजेस ऑन मार्च। इन दिस केस ओनली 3 months प्रीमियम नीड टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड बैलेंस 9 months ट्रीटेड एज एडवांस प्रीमियम पेड एज एन एसेट। ये भी एग्जाम्पल को आप कंसिडर कर सकते हैं, बट आपको मेन बस यही समझा है कि हमें रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करना है, किस मंथ का हमारा रेवेन्यू और किस मंथ की हमारी कॉस्ट है। ये हो गया हमारा मैचिंग कंसेप्ट। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं गोइंग कंसर्न के बारे में। गोइंग कंसर्न में हमारा आ जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन ऑन द assumption दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इंडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं है कि आज बिजनेस स्टार्टअप किया और कल क्लोज कर लिए, नो। अगर हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया पे तो हम उसको लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है।
जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि मोहन है, उसके पास अपनी बाईसाइकिल है, ओके। वो बाईसाइकिल अब वो यूज़ नहीं करता, तो वो चाहता है कि मैं उसको सेल कर दूँ, ओके। उसने सेल कर दी उसकी बाईसाइकिल, मान लीजिए कि ₹5,000 की उसे बाईसाइकिल सेल कर दी, ओके। तो इस केस में क्या हुआ, ये बिजनेस माना जाएगा, गोइंग कंसर्न का रूल अप्लाई हो रहा है। देखते हैं कि उस पर्सन ने बाईसाइकिल, ठीक है, सेल तो की, सेल मीन्स ट्रेडिंग में डील आ गया, ओके। देन उसने सेल कर दी, रुपीज़ वैल्यू, मनी वैल्यू भी हमें पता लगी, ओके। देन थर्ड वन क्या है, अभी उसके पास बाईसाइकिल थी तो उसने सेल कर दी, कल फिर से थोड़ी ना सेल करेगा, क्योंकि और तो उसके पास है ही नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो डेली में उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, लॉन्ग पीरियड में इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। जहाँ तो हो ना, वो वाले पर्सन का काम ही है कि बाईसाइकिल को पहले तो वो परचेज करके रहता है रॉ मटेरियल को, देन उसको कंबाइन में करता है, देन सभी स्पेयर पार्ट को जोड़ता है, देन वो उसे को सेल करता है कस्टमर को। देन अगर वो इस तरह से बिजनेस में डील कर रहा है, डेली ही बाईसाइकिल को सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है इस तरह से, देन वो तो बिजनेस में होगा, क्योंकि वो गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यू है, वो इसी चीज़ में लगा हुआ है। बट अगर वो पर्सन आज आज ही मीन्स उसके पास बाइसाइकिल है, आज ही वो सेल कर रहा है, देन ये बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग पीरियड की जो टर्म है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। देन इसके बाद में हमारे पास एग्जाम्पल है, एन एंटिटी विल नॉट बी स्टार्टेड विद एन इंटेंशन टू क्लोज विद इन दिस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मीन्स जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तभी हमारी इंटेंशन नहीं होती कि हमने बिजनेस को बंद भी करना है, ओके, मीन्स वाइंड अप भी करना है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम कंटिन्यूसली करेंगे बिजनेस इन दी लाइफ में, ओके। तो इस तरह से हम कहते हैं ये क्या है, गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यूसली चल रहा है हमारा बिजनेस। Business is always not started with an intention to close and it is expected to continue forever. हम उसको लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एक्रूवल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का क्या मीनिंग है, इन जनरल इट इज अज्यूम दैट अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एक्रूवल बेसिस, हाउएवर देयर आर एंटिटीज विच फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आल्सो। मीन्स हम एक्रूवल बेसिस पर मान के चल रहे हैं कि हमारे ट्रांजैक्शन जो है वो अकर होने वाली है, जैसे इन एडवांस में हम अज्यूम करते हैं कि हम ये वाला भी एक्सपेंस करेंगे, ये वाली इनकम होगी, उसके बेसिस पर हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, सैलरी पेबल टू एम्प्लॉयज़, जैसे वो मार्च में हमारे पास काम कर रहा है, देन हम एडवांस में मान के चलें कि हम उसको सैलरी पे करेंगे इन दी अप्रैल, मीन्स हमारी कॉस्ट भी होने वाली है, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्रूवल कंसेप्ट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, हमें पता है कि ना फ्यूचर हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो ये देन ये क्या है, हमारी इनकम है, इसको भी हम इन एडवांस में मान के चल रहे हैं। डिविडेंड रिसीवेबल और शेयर्स, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, ये भी एक तरह से इनकम और एक्सपेंस है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि हमने टैक्स पे करना है, ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये क्या है, हमारी एक्सपेंस है। तो इसी तरह से हम मान के चलते हैं कि अज्यूम करते हैं कि कौन सा मेरा एक्सपेंस है जो अगर होने वाला है, कौन सी वो इनकम है जो होने वाली है, देन उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम कैश बेसिस पर उसकी वेट नहीं करते हैं कि जब हमें कैश में पैसा मिलेगा तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, नो। जब भी हमें लग रहा है कि हमने इवेंट को अकर हो गया है, हमें इन एडवांस पता चल गया है कि हमारा एक्सपेंस हो रहा है या इनकम हो रही है, देन उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमने वर्क परफॉर्म किया है, ओके, देन हम मान के चल रहे हैं कि हमने ऐसे एग्जाम्पल कैरी करते हैं कि हम बिजनेसमैन है, ओके, हमने अपना जो मटेरियल है वो सेल कर दिया है कस्टमर को, तो हमें पता है कि कस्टमर है इन अ फ्यूचर हमें पे अप करेगा, मीन्स आज नहीं कर रहा है, कल करेगा, परसों करेगा, जब भी करेगा लेटर ऑन, देन हम मान के चलें कि क्लाइंट पेज लेटर, देन इस टाइम पर हमारा जो रेवेन्यू वो तो जनरेट हो रहा है, हमने आज तो सेल कर दी है, तो इस तरह से हम क्या मान के चलेंगे, एक्रूड रेवेन्यू, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऑन दी अदर हैंड साइड इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्रूड एक्सपेंसेस, देन उसको क्या मानते हैं वो देख लेते हैं। मटेरियल्स बाउट ऑन क्रेडिट, आज हमने मटेरियल को ख़रीदा है ऑन दी क्रेडिट बेसिस पर, देन इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि हमने मान लीजिए कि यार मैं मटेरियल को परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट बेसिस, देन हम मान के चले हैं कि हम पे अप करेंगे
नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। देन इसी तरह से ये क्या है हमारा एक्रूड एक्सपेंसेस है कि हमने अभी परचेज़ के लिए बट कैश में पेमेंट उसकी अगले मंथ में करनी है, तो ये हमारा एक्रूड एक्सपेंस है। तो इसी तरह से वो वाली ट्रांजेक्शन जो एक्रूड रेवेन्यू और एक्रूड एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड करेंगे इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसी के साथ हमारे जितना भी कंसेप्ट का टॉपिक था वो कवर अप होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। देन इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।